इसका उद्देश्य क्या है? इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या जानकारी हासिल करेंगे? मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रयुक्त शिक्षण पद्धति तथा पुनर्बलन विधियों के महत्व को समझना। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाले शिक्षण पद्धति तथा उनको पुनर्बलन विधियों के महत्व को समझना। पुनर्बलन मतलब उनको प्रोत्साहन, क्योंकि ऐसे बच्चों, सामान्य बच्चों में भी जब उनको हम कोई कार्य वे अच्छे तरीके से करते हैं तो प्रोत्साहित करते हैं अलग अलग तरीकों से, तो उनका मनोबल बढ़ता है, वे जल्दी से जल्दी सीखने की क्षमता हासिल करते हैं, उनका मन लगता है, रुचि पैदा होती है उस कार्य के प्रति। कार्य विश्लेषण का महत्व तथा कार्य विश्लेषण विधियों का वर्णन करना। पुनर्बलन की परिभाषा तथा पुनर्बलनों के प्रकार और पुनर्बलनों की सूची का वर्णन करना। प्रतिरूपण, गढ़ना तथा श्रृंखलाकरण से मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग की परिभाषा करना तथा विधियों का वर्णन करना। विभिन्न प्रकार के प्रॉम्प्ट्स का वर्णन करना तथा उन प्रॉम्प्ट्स की फेडिंग करना। तो सबसे पहला कार्य आता है कौशल विश्लेषण। बौद्धिक अक्षमता के कारण मंदबुद्धि बच्चों में कौशल सीखने और सीखे गए कौशलों को बनाए रखने की सीमित क्षमता होती है। खाना खाना, कपड़े पहनना या स्नान करना जैसे कौशल जो गैर विकलांग, गैर दिव्यांग बच्चे कुछ आयु में अपने आप सीख जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो सामान्य होते हैं, एक अवस्था के बाद वो अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, नकल करके, देख करके। अपने परिवेश में, अपने घर में वो रहते हैं तो देख करके, नकल करके वैसा वो कोशिश करते हैं, लेकिन मंदबुद्धि के बच्चों में इनका अभाव होता है। जैसे हमारा जो प्राथमिक कार्य है, खाना खाना, कपड़े पहनना या स्वयं से स्नान करना, इनकी कमी होती है, इनको सिखाना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है। इसके आगे यह देखा गया है कि मंदबुद्धि बच्चे कौशल को संपूर्ण रूप से सीखने में अक्षम होते हैं। मंदबुद्धि बच्चे क्या होते हैं, किसी कौशल को संपूर्ण रूप से, जैसे खाना खाना है तो सामान्य तौर पे ये कौशल है। किसी चीज को, जो वस्तु है, उसको हम कैसे खाएंगे। उदाहरण के तौर पे बच्चे को चावल दाल खिलाना सिखाना है तो हमें क्या करना होगा, चावल के साथ दाल को मिलाएंगे, तब उसको खिलाएंगे। तो सामान्य बच्चे तो देख करके, नकल करके, लेकिन जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं उनको हमें बताना होता है, बार बार वो क्रिया कराएंगे, तब कुछ समय के बाद उनमें वो कौशल विकसित होता है। और संपूर्ण रूप से, जैसे एक सामान्य बच्चा किसी चीज को खा सकता है, कपड़ा पहन सकता है, उनमें काफी समय लगता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको निर्देश देना पड़ता है। जब तक हम निर्देश नहीं देंगे वे अपने स्वयं के कार्य नहीं कर पाते हैं। परंतु कौशलों को साधारण चरणों में सिखाने से ये अच्छी तरह से प्रगति करते हैं। इन छोटे चरणों के पहचानने की प्रक्रिया को कौशल विश्लेषण के रूप में
जाना जाता है। किसी कार्य को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट करके उस कौशल को सिखाते हैं, वही कार्य विश्लेषण कहलाता है। सरल वाक्यों में आपको बताने के लिए कौशल को छोटे आसान चरणों में तोड़ना तथा उनको क्रमबद्ध करने को कौशल विश्लेषण कहते हैं। मैकार्थी जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि कौशल विश्लेषण एक शिक्षण रणनीति है। कौशल विश्लेषण क्या है? एक शिक्षण रणनीति है जिसमें एक कौशल को शिक्षण योग्य टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा क्रमबद्ध रूप में उसको व्यवस्थित किया जाता है। हमें क्या ध्यान देना होगा कि क्रमबद्ध तरीके से उसको व्यवस्थित करेंगे। यह दिशा निर्देश के लिए एक खाका है जिसके माध्यम से विद्यार्थी को अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यह क्या सीखा जाना है उसके अंतिम बिंदु का वर्णन करता है, लेकिन सीखने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाए का वर्णन नहीं होगा। इसलिए यह एक शिक्षण विधि नहीं है। साधारणतः शिक्षण विधि एक कौशल के शिक्षण के लिए विधि तथा प्रयुक्त सामग्री का वर्णन होता है। उदाहरण के तौर पर लाल, पीले तथा नीले वस्तुओं को छांटना है। लाल, नीला और पीला, तीन हम कलर लेंगे। तीनों कलर का वस्तु रहेगा, उस वस्तु को अलग अलग छांटना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बच्चे को क्या बताना होगा? लाल रंग की वस्तुओं को पीले रंग की वस्तुओं से छांटना। लाल और पीला वस्तु को एक साथ मिला देंगे। उदाहरण के तौर पर कागज का टुकड़ा ही रहेगा लाल कलर का और पीला कलर का, या कपड़ा का टुकड़ा रहेगा, जो भी हम लेना चाहेंगे ले सकते हैं, या बॉल ले सकते हैं। बॉल लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चा खेल खेल में वो सीखेगा। लाल और पीला को एक साथ मिला देंगे। अब बच्चे को लाल निकालने को कहेंगे। लाल रंग की वस्तुओं को पीला तथा नीले रंग की वस्तुओं से छांटना। उसके बाद हम क्या करेंगे? लाल, नीला और पीला तीनों को एक साथ मिला देंगे और उसमें से लाल रंग की वस्तु को छांटने के लिए कहेंगे। लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं को लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं से छांटना। लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं को लाल तथा नीले रंग की वस्तुओं से छांटना। लाल और पीला रंग को क्या करेंगे? फिर दोनों को अलग अलग कराएंगे। लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं को लाल और नीले रंग से छांटेंगे। लाल, पीला तथा नीले रंग की वस्तुओं को लाल, पीले तथा नीले रंग की वस्तुओं से तीनों को अलग अलग करेंगे।
ऊपर बताए गए चरणों में हमें क्या पढ़ाया जाना है, हमें क्या पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जाना है, न कि कैसे पढ़ाया जाना है। कैसे शिक्षण विधि है जो शिक्षण विधि का वर्णन करता है, जिसमें उचित शिक्षण विधि का चुनाव, शिक्षण सामग्री तथा सामग्री का नियंत्रण तथा साथ साथ शिक्षण से शिक्षार्थी में कौशलों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि कैसे पढ़ाया जाना है, क्या पढ़ाया जाना है, न कि कैसे पढ़ाया जाना है। कैसे जो है वही शिक्षण विधि है। उदाहरण के रूप में लाल रंग की वस्तुओं को तथा पीले रंग की वस्तुओं से छांटने की विधि इस प्रकार होगी। एक कटोरे में लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं को लेंगे, कटोरे को विद्यार्थी के सामने रखेंगे, एक लाल रंग की वस्तु को कटोरे से उठाकर उसके सामने वाले कटोरे में डालेंगे, जिसमें हम मिक्स किए हैं लाल और पीला रंग की वस्तु को। तो एक कटोरा खाली बच्चे के सामने रख देंगे, फिर लाल रंग की वस्तु को कटोरे से निकालेंगे और बच्चे के जो सामने वाला कटोरा है उसमें डालेंगे। विद्यार्थी को लाल रंग की वस्तुओं को उठाकर उसे सामने रखे कटोरे में डालने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे को हम बताएंगे, बच्चे को भी हम बताएंगे कि लाल रंग की वस्तुओं को उस कटोरा से निकाल करके इस कटोरा में डालो। अगर विद्यार्थी को कठिनाई है तो अपने हाथ में लाल रंग की वस्तु हम लेंगे। अगर विद्यार्थी स्वयं हम जैसे निर्देश देते हैं धीरे धीरे करने लगता है तो ठीक है, अगर उसमें भी सक्षम नहीं है तो अपने हाथ में लाल रंग की वस्तु लेंगे तथा उसको विद्यार्थी के पास ले जाएंगे, जिसे वह वस्तु का रंग देख सके। हमें ऐसा करना होगा कि वह उसके रंग को देखे तथा वस्तुओं के समूह को देख सके। अगर विद्यार्थी को अभी कठिनाई है, लाल रंग की वस्तु को लाल रंग की अन्य वस्तुओं को पास तक लाएं, जिससे वह उनमें समानताएं देख सके। फिर विद्यार्थी को लाल रंग की वस्तुओं को पकड़कर कटोरे में डालने को कहेंगे। ऐसा इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये दो कटोरा है, इसमें लाल और पीला दोनों है और इस कटोरे में अलग से छांट करके हम बच्चे से रखवा रहे हैं। अब क्या आपने विषय के बीच में अंतर पता किया, जैसे क्या पढ़ाया जाना है तथा यह कि किस प्रकार पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाएं, विधि है जिसमें पढ़ाने के तरीके तथा सामग्री सम्मिलित है। कौशल विश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है? कौशल विश्लेषण की आवश्यकता क्या है? कौशल विश्लेषण क्या है? विद्यार्थी हमें कौशल विश्लेषण विधि हमें विद्यार्थी के विशिष्ट कौशल में कार्यात्मक स्तर को जानने में सहायक होती है तथा क्रमबद्ध निर्देश के लिए आधार भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की रफ्तार के अनुसार उप कौशलों को तैयार कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है जब हम गंभीर तथा अति गंभीर मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके लिए चरणों को बहुत सावधानी के साथ क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है तथा छोटे से छोटे विवरण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे है जब गंभीर तथा अति गंभीर मंद बुद्धि वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उनके लिए ये जो कौशल विश्लेषण हम कर रहे हैं उस कौशल को छोटे छोटे पार्ट में अलग कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से
क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है कि कहीं उसकी जो क्रमबद्धता है वह एक रूप हो, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगला चरण, उसके बाद अगला चरण। नहीं तो छोटी छोटी गलतियां अगर कोई हो जाए तो वो गलती भी बच्चे को सीखने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। कौशल विश्लेषण की जांच तालिका का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे कौशल को क्रमबद्ध उप कौशलों में जोड़ तोड़ कर रखते हैं जो जांच तालिका का निर्माण करते हैं। ये से चार्ट हम बना सकते हैं। लाल, पीले तथा नीले रंग को छांटना है तो बच्चे को जब हम कौशल विश्लेषण करा रहे हैं उस कौशल विश्लेषण को उप कौशलों में हमें बांटना होगा। इसमें हम डेट दे सकते हैं, उनका प्रवेश स्तर दे सकते हैं, प्रवेश स्तर क्या है, और उसके हिसाब से, डेट के हिसाब से और उनके प्रवेश स्तर के हिसाब से लाल रंग की वस्तुओं को लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं से अलग करना। हम इसको उप कौशल में बांटेंगे। लाल रंग की वस्तुओं को लाल, पीले तथा नीले रंग की वस्तुओं से अलग करना, लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं को लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं से अलग करना, लाल तथा पीले रंग की वस्तुओं का लाल, पीले तथा नीले रंग की वस्तुओं से अलग करना, लाल, पीला तथा नीले रंग की वस्तुओं को लाल, पीला तथा नीले रंग की वस्तुओं से अलग करना। अब यहाँ पे बच्चे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, बीच बीच में उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है। उसके जो कौशल होते हैं उनमें धीरे धीरे वो सुधार करता जाता है। तो कौशल सांकेतिक प्रोत्साहन, मौखिक प्रोत्साहन, शारीरिक प्रोत्साहन और स्वतंत्र रूप से उसको जब करने देते हैं तो इस तरह से उसको हम प्रोत्साहित करते हैं। सांकेतिक प्रोत्साहन जैसे थम्स अप ऐसे कर सकते हैं। मौखिक प्रोत्साहन, वर्बल प्रॉम्प्टिंग, मुंह से शाबाशी उसको दे सकते हैं। शारीरिक प्रोत्साहन उसको दे सकते हैं। जांच तालिका में और यहाँ पे जो उसका प्रतिशत है वो बढ़ते जाता है। मान ले रहे हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बच्चे में बहुत कम वो कौशल को सीख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो उसके सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। लगातार उस क्रिया को हमें कराना होगा। ये नहीं कि अगर बच्चा 1 दिन नहीं करे, 2 दिन नहीं करे तो उसको छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है, क्योंकि सामान्य बच्चों से उसकी क्षमता कम है। लगातार कोशिश करते रहना है तो उसका प्रतिशत बढ़ते जाता है। जांच तालिका परीक्षण तथा विद्यार्थी के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। एक कौशल को पढ़ाने से पहले हमें पता करना पड़ता है कि वह कौन से उप कौशलों का निष्पादन कर सकता है। इससे तात्पर्य एक विशिष्ट कौशल को पढ़ाने से पहले उसके क्रियात्मक स्तर के परीक्षण से है। परीक्षण सूचनाओं के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि किस चरण से हम शिक्षण प्रारंभ करें। जांच तालिका से बच्चे विद्यार्थी का निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है कि कितना वो कौशल को
सीख पाया। और इन उप कौशलों से हमें क्या पता चलता है कि कितने उप कौशलों का वह निष्पादन कर सकता है। एक बार में लाल और पीला वस्तु को हम रखेंगे, लाल को अलग कर देगा, पीला बचेगा तो उसको बता सकते हैं कि ये पीला कलर है। फिर लाल, पीला, नीला तीनों को एक साथ से लाल अलग करवाएंगे, फिर पीला को अलग करवाएंगे, फिर नीला को। तो ऐसे करते करते वो उस कौशल के उप कौशलों में कितना सीखा है, हमें ये ध्यान देना होगा। मूल्यांकन आंकड़ों के क्रमबद्ध रूप में दर्ज आंकड़े हमें बताते हैं कि विद्यार्थी प्रगति किस प्रकार से हो रहा है। ये चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि विद्यार्थी कितना प्रगति कर रहा है। यह हमें चरणों को पहचानने में सहायक होता है जिनमें विद्यार्थी प्रगति नहीं दिखाता है, जिनमें पुनः कौशलों को उप कौशलों में तोड़ने तथा दिशा निर्देश की योजना की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन चरण में विद्यार्थी को प्रगति नहीं होता है तो पुनः कौशलों को उप कौशलों में तोड़ेंगे हम तथा दिशा निर्देश की पालन कराएंगे। यह विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। गंभीर तथा अति गंभीर मानसिक विकलांग बच्चों के केस में बहुत उत्साहवर्धक होगा जो कौशल को या तो पूर्ण या अपूर्ण रूप से सीखने में बहुत अधिक समय लेते हैं। अगर वह कुछ चरण सीखते हैं, हम अभिभावकों को ढाढ़स दिला सकते हैं कि उसने विशिष्ट कौशल के कई चरण सीख लिए हैं। उनके अभिभावक को भी हम बता सकते हैं कि बच्चा प्रगति कर रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति उसमें हो रही है। यह क्रमबद्ध शिक्षण में सहायक होता है क्योंकि चरण तर्क संगत में व्यवस्थित होते हैं। अगर एक कौशल में बहुत उप कौशल हैं तो पढ़ाने के लिए 10-12 उप कौशलों के क्रम के समूह को एक बार में हम लेंगे। जब विद्यार्थी सीख जाता है तब 10 से 12 उप कौशलों को फिर से लेंगे तथा सबको पूर्ण कौशल से जोड़ देंगे। कौशलों के विश्लेषण की विधियां क्या हैं? कौशल विश्लेषण के लिए कुछ विधियां सुझाई गई हैं। इस प्रकार कैसे उपयोग हम कर सकते हैं? पढ़ाए जाने वाले कौशल को पहचानने तथा विवरण करने के बाद आपको क्रमबद्ध से कौशल का विश्लेषण करना है तथा उप कौशलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? मास्टर को देखकर, इस विधि में आप दूसरे व्यक्ति को कौशल निष्पादन करते समय अवलोकन करते हैं तथा चरणों को लिखते हैं। कौशल को करने के लिए आप अपने मित्र से कहेंगे जिसे आपने विद्यार्थी को सिखाने के लिए चुना है। उत्सुकता से उसका अवलोकन करें तथा उसके चरणों को लिखें। सबसे पहले हमें क्या करना है? किसी कार्य को निष्पादन करने के लिए उसका पहला से अंतिम चरण को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। दूसरा है स्वतः जांच से। चुने गए कौशल को स्वतः निष्पादित करेंगे तथा उसके चरणों को लिखेंगे। कभी कभी कौशल करके लिखना कठिन हो सकता है क्योंकि लिखने से कौशल के निष्पादन में रुकावट होगी।
तीसरा क्या है, पीछे की ओर श्रृंखलाकरण। इस विधि में ध्यान अंतिम उद्देश्य की ओर होता है। चरणों को कठिनाई के घटते क्रम में लिखेंगे, जैसे अंतिम चरण से लेकर के प्रथम चरण में। और तार्किक रूप से सबसे पहले सभी चरणों को क्रम के बिना ही लिख देंगे और याद में तार्किक रूप से उसको व्यवस्थित करेंगे। आपके उपकौशलों के वक्तव्य स्पष्ट है तथा आपने कौशल के सभी चरणों को लिखा है। यह जानने के लिए आगे सुझाए गए अभ्यास से करेंगे। इसके लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, एक वक्तव्य पढ़ने के लिए तथा दूसरा निर्देशों को समझने तथा निष्पादन करने के लिए। कुछ श्रोता व्यक्ति के कौशल निष्पादन का अवलोकन कर सके तो अच्छा है। जिसे वक्तव्य पढ़ना है उसको दीवार की ओर मुंह करके खड़े करने को कहें, खड़े होने को कहेंगे। जिस व्यक्ति को निष्पादन करना है उसे चरणों को जैसे पढ़ा जाए सख्त रूप से पालन करने के लिए निर्देशित करेंगे। व्यक्ति कौशल पूरा करेगा अगर वक्तव्य स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कौशल को पूरा नहीं कर पाएगा। यह वक्तव्य की स्पष्टता की जांच के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है और आप इसको करते समय आनंदित होंगे तथा लिखने में होने वाली त्रुटियों को सही कर सकेंगे। लिखने में जो त्रुटियां होंगी उसको हम सही कर सकते हैं। इसमें दो व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता होगी। अब इसके आगे का चरण है पुनर्बलन क्या है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को की ओर देखेंगे तो हम पाएंगे हमारा कुछ व्यवहारों के निष्पादन का जारी रहना उन व्यवहारों के निष्पादन के निष्कर्ष या परिणामों के कारण होता है। जब हमारे व्यवहार प्राकृतिक रूप से होने वाले वांछनीय परिणामों के कारण जटिल होते हैं तो ये अनुभव निष्पादन जारी रखने के लिए उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। फिर कभी कभी यह प्राकृतिक प्रक्रिया वांछित व्यवहारों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हो सकती है तथा हमें शिक्षण के लिए अधिक शक्तिशाली उत्प्रेरकों की ओर देखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कार्य को हम करते हैं, किसी निष्पादित करते हैं तो पुनर्बलन यानी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पुनर्बलन आसपास की दो घटनाएं हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त व्यवहार तथा घटना या उद्दीपन के बीच के संबंध का वर्णन करता है। इस संबंध को पुनर्बलन तब कहा जाता है जब परिणाम के फल स्वरूप प्रतिक्रिया बढ़ती है या व्यवहार की गति जो है वो बनी रहती है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। इसके आगे अगला दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।